बेस्ट फोन ब्रांड, वर्स्ट फोन ब्रांड है कौन से पूरी दुनिया के अंदर? देखो, अक्सर हम जब भी ग्लोबल स्मार्टफोन रैंकिंग की बात करते हैं ना, तो टॉप 5 वगैरह के अंदर बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सी कंपनीज की पोजीशन कैसी है, कौन अच्छा कर रही है, कौन खराब कर रही है। और सच बताऊं, लिस्ट बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। और ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन अगर आप सोच कर बैठे तो वो आपको पता ही होगा कि वो यहाँ पे ऑब्वियसली सैमसंग है। 21% का मार्केट शेयर और लगभग 260 मिलियन फोन 2022 में उन्होंने शिप करे थे, जो कि काफी बड़ा नंबर है। लेकिन बात किया है तो यहाँ पे सैमसंग इस बार पूरी कोशिश कर रहा है 5G के अंदर आने के लिए, यानी कि सैमसंग अपनी 4G लाइन आपको डिसकंटिन्यू कर रहा है और 5G पे ही ज्यादा फोकस कर रहा है। कम फोन्स उतारेगा और हर एक सेगमेंट में जहां पहले आपको मल्टीपल सैमसंग के फोन्स देखने को मिलते थे ना, वो सब खत्म करेगा और सिर्फ लिमिटेड फोन्स ही देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात करें, सैमसंग आखिर इतना सक्सेसफुल क्यों है? देखो, सबसे पहली बात, सैमसंग के फोन के अंदर देखा तो लोगों को एक ट्रस्ट देखने को मिलता है कि सैमसंग का फोन लेंगे तो 2-4 चीजें तो अच्छी मिलेंगी। एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा, अच्छा कैमरा मिल जाएगा, बैटरी लाइफ ठीक ठाक मिल जाएगी। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा दे रहा है One UI के साथ और अपडेट जल्दी प्रोवाइड कर रहा है। इवन रिसेंटली जो प्रीमियम फोन्स लॉन्च करे जैसे S23 अल्ट्रा, वो भी मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सरप्राइजिंगली S23 अल्ट्रा इस बार अच्छा बिका है, S23 अच्छा बिका है, S23 प्लस उतना अच्छा नहीं बिका। अब देखने की जो फ्लिप और फोल्ड निकालते हैं उनकी सेल्स वगैरह यहाँ पर कैसी रहती है। तो खैर, ये है सैमसंग की कहानी। लेकिन नंबर 2 पर एक ऐसी कंपनी जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है एप्पल। एप्पल का जो मार्केट शेयर है ग्लोबली वो है 18% और लगभग 224 मिलियन फोन्स को यहाँ बेचता है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि एप्पल ने पिछले साल जो सबसे ज्यादा फोन बेचे वो कौन से थे? यानी कि वो था उसका iPhone 13। कई लोगों को लगता है कि iPhone 13 फ्लिपकार्ट की सेल में बिका। डेफिनेटली इंडिया के अंदर तो iPhone 13 पिछले साल काफी सारे लोगों ने लिया, लेकिन कई लोगों को लगता है कि एप्पल ने उसका रेट कम किया था। एग्जैक्टली में हुआ क्या था कि फ्लिपकार्ट ने iPhone 13 का रेट कम करके 50,000 में उसे बेचा था। अब लोग ये सोच के बैठे कि iPhone 14 भी 50,000 का होगा, तो देखो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन डेफिनेटली जब ऐसा कोई प्राइस ड्रॉप आता है ना किसी भी पुराने आईफोन के ऊपर, तो लोग उसके ऊपर थोड़ा जाना पसंद भी करते हैं। इसके साथ ही iPhone 14 की सीरीज भी मार्केट में सही चली, खास तौर पे iPhone 14 Pro का डायनेमिक आइलैंड, जो कि गिमिक के रूप में साबित हुआ। लेकिन उस गिमिक के चक्कर में एप्पल ने अपने iPhone 14 Pro को काफी अच्छा बेचा। इवन iPhone 14 Plus से उम्मीदें थी तो वो उतना नहीं चला, रेगुलर iPhone 14 बिका। क्योंकि एप्पल के साथ एक बात बताऊं क्या है, वो ये कि एप्पल अपने इकोसिस्टम में बांध लेता है और जब कोई आदमी एप्पल लेता है तो वो आईफोन पर ही आमतौर पर अपग्रेड करता है। मतलब कि अगर किसी ने OnePlus लिया तो OnePlus वाला सैमसंग के ऊपर भी अपग्रेड कर सकता है, OnePlus का भी अगला फोन ले सकते हैं, एप्पल के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब एप्पल वाला अपग्रेड करेगा ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो एक आईफोन पे अपग्रेड करे। इसलिए एप्पल यहाँ पे सेकंड पोजीशन यहाँ पे अचीव कर ली है। लेकिन लिस्ट के अंदर देखा तो थर्ड पोजीशन पे जो कंपनी वो काफी सरप्राइजिंग है और वो है Xiaomi। अब Xiaomi की कहानी पिछले कुछ सालों में बहुत बदली। 2 साल पहले Xiaomi के फोन्स लोग पसंद करते थे और हर दूसरा Xiaomi का फोन एक बेस्ट सेलर कैटेगरी में आ जाता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से Xiaomi कहानी उतनी खास नहीं है। मतलब एक राज की बात बताता हूँ, इंडिया में 2022 का जो बेस्ट सेलिंग अंडर 20,000 रुपीज का फोन है वो कोई Redmi Note फोन नहीं है, वो OnePlus का Note CE2 Lite बन गया था। Redmi Note सीरीज का प्राइस इंक्रीज होने के बाद उसे भी थोड़ा सा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला और देखा जाए तो उतने अच्छे तरीके से सेल्स ट्रांसलेट नहीं हो पाई। इसके साथ ही Xiaomi के बारे में आप लोगों को पता है कि कैसे यहाँ पे मदरबोर्ड के इश्यूज, कैमरा डेट के इश्यूज आ रहे थे। और हाँ, जब मैं Xiaomi के बारे में बात करता हूँ ना, तो मैं Mi, Xiaomi, Redmi, Poco सबको मिला के बात करता हूँ। और देखा है तो जो रिसेंटली जो इश्यूज है, जो ट्रस्ट लूज हुआ, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। हालांकि Xiaomi थर्ड पोजीशन यहाँ पे क्यों मेंटेन कर पाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे Xiaomi का मार्केट शेयर है 12% का और 152 मिलियन फोन बेचे। हालांकि मेजॉरिटी फोन जो बेचे वो चाइना के अंदर बेचे और काफी सारे फोन्स यूरोपियन मार्केट के अंदर बेचे। यूरोपियन मार्केट के अंदर जो फोन्स निकाल रहे वो थोड़े प्रीमियम फोन्स निकाले, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, जिस कारण से वहां के लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं आई। और देखा जाए तो जो यूरोप के अंदर जो Huawei वाला क्राउड था, जो पहले सिर्फ Huawei के फोन्स लेता था, अब उसे Xiaomi अपने ऊपर कन्वर्ट कर रही। इवन Xiaomi इस साल Leica को भी लेकर आई है 13 Pro के अंदर, ताकि कहीं ना कहीं उस वाले क्राउड को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ओवरऑल बात है कि इंडिया में बहुत तेजी से उन्होंने मार्केट शेयर तेजी से लूज किया। यहाँ तक की बात करें तो कुछ साल पहले तक 2017 तक ये 15% का मार्केट शेयर था, अब ये गिर के 12% हो गया। लेकिन फिर भी थर्ड पोजीशन उन्होंने मेंटेन। पिछला साल इनके लिए इतना खास रहा भी नहीं था, काफी ज्यादा लॉसेस हुए, सेल्स में भी डिक्लाइन हुआ और मार्केट शेयर भी लूज किया। जहां पहले Xiaomi बजट फोन्स के नाम पे किंग हुआ करता था, अब वो चीज वो धीरे धीरे लूज कर रहा है। अब देखने क्या फ्यूचर में वो थर्ड पोजीशन पे ही बना रहता है या फिर और नीचे खिसक सकता है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन फोर्थ पोजीशन भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से BBK ग्रुप शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो BBK ग्रुप की कंपनीज है वो है Oppo, जिसके अंदर OnePlus इंक्लूडेड है। देखो, अगर मैं Oppo OnePlus को कंबाइन करके देखूं ना, तो यहाँ पे दोनों का मिला के मार्केट शेयर लगभग 10% है और 118 मिलियन फोन्स यहाँ पे शिप करें। लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे Oppo ग्रुप के बारे में। देखो, Oppo ग्रुप के अंदर OnePlus
और ओप्पो कंबाइंड होते हैं, और वन प्लस देखा जाए तो नॉट सीरीज के कारण वो काफी ज्यादा हिट चल रहा है। ओप्पो की रीनो सीरीज चल रही है और इंडिया में ऑफलाइन के अंदर ओप्पो थोड़ा बहुत यहाँ पे उसे पुश मिल रहा है। हालांकि ओप्पो वन प्लस की रीच का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ये भी कि ओप्पो वन प्लस काफी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। इवन वन प्लस का फोन यूएसए के अंदर भी मिलता है और स्पेशली यूरोपियन मार्केट के अंदर भी ये लोग अपने प्रीमियम फोन्स को पुश कर पा रहे हैं। इसके साथ ही चाइनीज मार्केट के अंदर फाइन सीरीज को भी पुश कर रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने मार्केट शेयर यहाँ पे गेन कर लिया। खैर, अगर ओप्पो और वन प्लस कंबाइंड नहीं होते तो शायद फोर्थ पोजीशन का भी ले नहीं पाते। और यहाँ पे देखा तो फिफ्थ पोजीशन भी आती है वीवो की, और वीवो में भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वीवो और आईक्यू कंबाइंड है। 99 मिलियन फोन्स को यहाँ पे शिप किया 2022 में और लगभग 8% का मार्केट शेयर इन्होंने यहाँ पर लिया था। देखा जाए तो वीवो के फोन्स यहाँ पे थोड़े से कैमरा सेंट्रिक होते हैं और ऑलराउंडर फोन बनाने की कोशिश करता है वीवो, जबकि आईक्यू के बारे में बात करें तो वो गेमिंग सेंट्रिक बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पे प्रोसेसर पे फोकस होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है दोनों फोन्स के अंदर। लेकिन बात करें वीवो की वाई सीरीज, वो ऑफलाइन में इंडिया में काफी चलती है। वी सीरीज और एक्स सीरीज के फोन से जो एक्चुअली में थोड़े अच्छे फोन्स होते हैं वो यहाँ पे मार्केट में सही चलते हैं। इसके साथ ही वीवो के फोन्स इंडिया में भी अच्छे बिक रहे हैं, प्लस इंडिया के बाहर कुछ कंट्रीज में बिक रहे हैं। हालांकि वीवो की प्रेजेंस उतनी नहीं है जितनी Xiaomi की देखने को मिलती है, ओप्पो की देखने को मिलती है, इसलिए लिस्ट में थोड़ा सा पीछे। लेकिन अगर ये ग्लोबल लेवल पे और एक्सपेंड करे और दूसरी कंट्रीज में मिले तो डेफिनेटली ओप्पो और Xiaomi का मार्केट शेयर भी खा सकता है, और ये चीज है ना हमने इंडिया में देखना शुरू कर ही दिया। और इसके बाद बात करें तो सिक्स्थ पोजीशन है रियलमी की। अब रियलमी की कहानी काफी अलग है। 2018 में शुरू हुआ था, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड था और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड किया इन्होंने। हालांकि इस समय यह कि रियलमी के कुछ फोन्स यहाँ पे चलते, सभी फोन्स नहीं। रियलमी का 10 Pro Plus सच में यहाँ पे काफी बड़ा हिट यहाँ पे साबित हो गया था। हालांकि रियलमी को यहाँ पे लगा था कि उनका रियलमी 10 Pro चलेगा, लेकिन वो नहीं चला, उसकी जगह Pro Plus यहाँ पे चल गया क्योंकि उसके अंदर कर्व एमोलेड स्क्रीन था। और अब रियलमी सोच रही कि कैसे कर्व एमोलेड स्क्रीन को और कम प्राइस सेगमेंट के अंदर ला जाए। रियलमी को यहाँ पे जो सक्सेस मिली ना इंडिया में, वो मिली 15,000 रुपए के नीचे। देखो 10 से 15,000 रुपए में जो सी सीरीज, नार्जो सीरीज के फोन आते वो रियलमी के यहाँ पे बिकते हैं। इंडिया में GT सीरीज इनकी नहीं चली, वो बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे साबित हुई। और अभी रियलमी यहाँ पे सोच रहा है कि GT3 को कब लाया जाए, कैसे लाया जाए। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में यहाँ पे उल्टा खेल है, क्योंकि वहां पे उनकी GT सीरीज चल गई, GT3 को वो लेके ले आए और वहां पे वो महंगे और प्रीमियम फोन्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहां पे इस टाइप की टेक्नोलॉजी को लोग वहां पे थोड़ा पसंद कर रहे हैं। तो यार ये एक चीज है इधर रियलमी के साथ। ऊपर से बात किया तो रियलमी ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया पिछले कुछ समय में, लेकिन इंडिया में भी मार्केट शेयर यहाँ पे लूज किया, और इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे 6th पोजीशन पर यहाँ पे रियलमी आ चुकी है। इसके साथ ही 7th पोजीशन के बारे में बात करें तो वो है मोटोरोला। देखो मोटोरोला के बारे में बात बता देना चाहता हूँ। मोटोरोला आज के समय में एक्चुअली में लेनोवो है, और बात की जाए तो मोटोरोला कुछ फोन यहाँ पे ठीक बना रहा था। इंडिया में भी उसके फोन यहाँ पे चल रहे थे। जी सीरीज के फोन आते हैं, ई सीरीज के बजट फोन आते हैं, ऊपर से इनकी फ्लैगशिप एच सीरीज भी आती है। पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मार्केट शेयर ये लोग गेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि प्रॉब्लम पता है क्या है, इनके फोन के डिजाइन काफी ज्यादा मोनोटोनस होते हैं। कुछ लोगों को अपडेट्स के अंदर भी दिक्कत आई है। हाल ही में इनके फोन के अंदर कुछ ब्लोटवेयर और ग्लैंस जैसी चीजें देखने को मिली है, जिससे लोगों को जो पहले प्योर और क्लीन एक्सपीरियंस मिल रहा था ना, वो अब उतना देखने को नहीं मिल रहा। और यही एक चीज है यहाँ पे शिपमेंट की। यहाँ पे लगभग 35 मिलियन फोन इन्होंने शिप करे और लगभग 3% का मार्केट शेयर इन्होंने गेन कर रखा है। देखा जाए तो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जो फोन है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मोटोरोला की यहाँ पे 7th पोजीशन बन के बैठी हुई। हालांकि इसके जो फोन है वो इंडिया में चलते, कुछ फोन बाहर चलते, इवन चाइना के अंदर भी कुछ फोन यहाँ पे इनके चल जाते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें वो सक्सेस नहीं मिली जो एक जमाने में मोटोरोला डिजर्व करता था। और इसके बाद बारी आती ऑब्वियसली हुआवे की। अब देखो हुआवे देखा तो एक जमाने में बहुत पॉपुलर थी, फिर 2019 में एक बैन लगा, और उस बैन के बाद हुआवे की कहानी काफी नीचे चली गई। हालांकि हुआवे ने बीच में कमबैक किया, अपना हारमनी ओएस निकाला, फोन के कैमरा को बेटर किया, नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं और काफी ज्यादा R&D और इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन जो हुआवे ना वो बस अब लिमिट हो गया चाइनीज मार्केट के अंदर। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इनके पास सिर्फ 2% का मार्केट शेयर है और लगभग 30 से 35 मिलियन ये लोग फोन्स बनाते हैं साल के। और 9th पोजीशन पे बात करें तो वो बहुत सरप्राइजिंग है, वो है ट्रांसाइन होल्डिंग की। एग्जैक्टली मैं बात करें तो इस कंपनी के अंदर इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो आते हैं। इन्फिनिक्स इंडिया में देखो बजट के अंदर ठीक ठाक फोन निकाल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है और लोग उसके फोन लिटरली खरीद रहे हैं। टेक्नो के बारे में बात करें वो भी बजट में चलता है ऑफलाइन के अंदर। ऊपर से ग्लोबली देखा जाए तो ट्रांस एंड होल्डिंग के जो फोन है ये अफ्रीकन मार्केट में बहुत पॉपुलर है। लगभग सेकंड बिगेस्ट ब्रांड बन के बैठे हुए वो लोग वहां पे। कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने बजट और अफोर्डेबल सीरीज के फोन निकालने के लिए फेमस है। इन्फिनिक्स और टेक्नो थोड़ा सा इनोवेशन वाले डायरेक्शन में मूव कर
कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नो एक फोल्डिंग फोन को यहाँ पे बना रहा है, तो इन्फिनिक्स वाले 180 वॉट की चार्जिंग, कर्व डिस्प्ले, ये सब चीजें यहाँ पे लेके आ गए। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि अभी भी इनको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट के अंदर इनके फोन्स यहाँ पे चल रहे हैं। और बात किया तो लगभग 2% का मार्केट शेयर और 30 मिलियन फोन से तीनों ब्रांड्स मिलकर शिप करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी भी बजट से इनको एसोसिएट करके रखा जाता है, बजट वाला जो बैरियर होता है वो तोड़ के यहाँ पे आगे बढ़े। ये कहानी है ट्रांसेंड होल्डिंग की, और 10th पोजीशन यहाँ पर जो कंपनी है वो है ऑनर। अब ऑनर देखा जाए तो उसको हुआवे के साथ एसोसिएट किया जाता था, लेकिन एग्जैक्टली में क्या हुआ कि हुआवे ने ऑनर को अलग कर दिया और उसके जो स्टेक्स थे वो किसी और को बेच दिए। लेकिन अभी भी ऑनर एक चाइनीज कंपनी है, चाइना के अंदर मेनली यहाँ पे काम करती है। ऑनर अभी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हुआवे से कनेक्टेड और हुआवे की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे यूज करती है। इंडिया में इसकी प्रेजेंस बिल्कुल ही जीरो है ऑनर की। चाइनीज मार्केट के अंदर कुछ फोन्स निकाल रहे, इवन यूरोपियन मार्केट को भी फोकस कर रखा है, और लगभग 1 से 2% की बीच का इनके पास मार्केट शेयर है। इनके ऊपर जो टैग लग गया है ना, जो चाइनीज वाला, उस कारण से ग्लोबली यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। ये एक लिस्ट थी दुनिया की टॉप 10 कंपनीज की। हालांकि लिस्ट और भी बड़ी हो सकती थी, नोकिया के बारे में बात कर सकते थे। हाल फिलहाल जो नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ग्लोबल, वो यहाँ पे ठीक ठाक फोन बना नहीं रही है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि नथिंग जैसी कंपनी नहीं है, तो नथिंग का जो मार्केट शेयर होगा ना, वो 0.1%, 0.2% इतना ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इससे ज्यादा नथिंग का कोई इंपैक्ट नहीं था अभी तक। हो सकता है फ्यूचर में चीजें यहाँ पे बदल जाए। बाय द वे, इस लिस्ट में से कौन से फोन को यहाँ पे आप प्रेफर करते हो, नहीं करते, बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।